तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आप लोग को पता है कि 10th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। आशा करते हैं सबका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जा रहा होगा। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किस तरह से एग्ज़ाम में हमारा आएगा क्वेश्चन और किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस चीज़ की जानकारी मांग रहा है, वो पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखेंगे और बिना ऑप्शन के भी प्रयास करेंगे कि पहले जो शब्द हमारे दिमाग में आया, क्या वो उससे रिलेटेड ऑप्शन में दिया हुआ है, और तो उसी को सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे। तो बिना समय को गवाते हुए हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है राष्ट्रवाद, क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ शुरू हुई। तो हम लोग देखे थे कि राष्ट्रवाद की जो क्रांति थी वो किसके साथ शुरू होती है, फ्रांसीसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, या इनमें से कोई नहीं। तो रूस की क्रांति तो होगा नहीं, और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, इससे जो है क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी। तो शुरुआत किससे हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति से। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से किस क्रांति के साथ हुई, तो पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। अब आइए हम लोग देख लेते हैं फ्रांसीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 1789 ईस्वी में। कब हुई थी, 1789 में पहली बार। और किसके लिए हुआ था, राष्ट्र, नागरिकता और समान अधिकारों की भावना को जन्म दिया। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति जब 1889 में हुआ था, और इसके साथ ही किसकी किसकी जो है जागरूकता हुई, जिससे जिसका मांग बढ़ा, राष्ट्र का, नागरिकता का और समान अधिकार का, कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। यहीं से आधुनिक राष्ट्रवाद की क्या होती है, शुरुआत देखी जाती है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह, आप लोग पढ़े होंगे रक्त और लौह नीति, ब्लड एंड आयरन। इसमें क्या होता था, युद्ध और सेना को लिया जाता था। किसको, युद्ध और सेना को। इसमें पहला ऑप्शन है कौन, इसकी जो अवलंबन किया था, ये पॉलिसी जो था किसका था, मेजिनी का, बिस्मार्क का, हिटलर का, या फिर काबूर का। किसका था, तो हम लोग सब जानते हैं किसका था, बिस्मार्क का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बिस्मार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये हुआ कब था, जर्मनी के एकीकरण के लिए। किसके एकीकरण, जर्मनी की एकीकरण। जो एकीकरण की नीति अपनाई जा रही थी, सबको क्या किया जाता, एक जैसा अधिकार दिया जा रहा था के लिए ओटोमन जो है बिस्मार्क ने, ओटोमन बिस्मार्क ने क्या किया, रक्त और लौह की नीति को अपनाया। रक्त और लौह की नीति, इस नीति का अर्थ था युद्ध और सेना शक्ति, युद्ध और सैन्य शक्ति। इसका प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण करना है। तो अगर पूछा जाए कि रक्त और लौह की नीति में क्या क्या चीज था, अर्थ और अर्थ, इसका जो अर्थ था क्या था, युद्ध और सैन्य शक्ति, युद्ध और सैन्य शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो हिंद स्वराज किसने लिखे थे, स्वराज की मांग कौन कर रहे थे, गांधी जी। और हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया, गांधी जी के द्वारा। कब लिखा गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी के द्वारा कब, 1909 में लिखा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए हिंद स्वराज कब लिखा गया, तो 1909। किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी जो है उन्हें क्या चाहिए, महात्मा गांधी की जब भी चर्चा हो तो आप दो चीज याद रखिएगा, सत्य और अहिंसा।
क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और हमेशा सत्य की राह पर चलने का काम किया, और उन्होंने स्वराज, सत्य और अहिंसा का विचार प्रस्तुत किया। किसके माध्यम से? हिंद स्वराज के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है क्रूर जालियांवाला नरसंहार हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा किस तरह बेरहमी से बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे बिना कुछ देखे, बिना कोई रहम के सभी पे अंधाधुंध गोलियां की बरसात कर दी गई, जिसमें लाखों लोग मारे गए और कई लोग वहां पे ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कम, ना के बराबर जो जिंदा भी बचे थे उनको घोड़ों के नालों के द्वारा कुचलवा दिया गया। तो जालियांवाला जो नरसंहार है वो अगर पूछ रहा है कहाँ हुआ था, तो हम लोग जानते हैं वो हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। मेरठ, दिल्ली, लाहौर ये सब गलत हो जाएगा, तो कहाँ हुआ था? अमृतसर। अब हम लोग जानते हैं कि ये हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 में। देख लीजिए, ये अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला नरसंहार जो है कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ। इस घटना से ही क्या होता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत जोर शोर से होता है और इसको एक नई दिशा मिलता है। सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं कि कल होके ये हमारे साथ भी घटना घट सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट, इसका अर्थ क्या होता है? चीन और रोम से जुड़ने वाला मार्ग का नेटवर्क। चीन और रोम को जोड़ता है क्या सिल्क मार्ग? नहीं। भारत और अमेरिका को जोड़ने वाला मार्ग? नहीं। भारत और अमेरिका को सिल्क मार्ग के द्वारा नहीं जुड़ता था। तो जुड़ता क्या था? चीन को भारत, तो चीन तो सटा हुआ है, इसका रूट मार्ग क्या है? एशिया और यूरोप, एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका वाले मार्गों का नेटवर्क। इससे क्या जुड़ता था? सिल्क रूट से एशिया के बड़े क्षेत्रों को यूरोप और उत्तरी अमेरिका को क्या करना था? जोड़ने का काम करता था। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये किस लिए था? व्यापार के लिए। किस लिए था? व्यापार के लिए। सिल्क रूट जो है प्राचीन व्यापार, प्राचीन मतलब पूर्व में जो व्यापार होता था, मार्गों का जाल था। ये कैसा, किसका जाल था? मार्गों का। मार्ग मतलब रास्ता, जो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से क्या करता था? जोड़ता था। याद रखिएगा, ये जो रूट मार्ग था एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने का काम करता था, और इसके द्वारा क्या, किसका आदान प्रदान होता था? रेशम का और मसालों का, साथ ही साथ अपनी संस्कृति का आदान प्रदान होता था। आज तो हमारे यहाँ इसका जो है बहुत ही जोर शोर से हमारे यहाँ जल से, स्थल से और साथ ही साथ हवा के माध्यम से हमारा मार्ग चला गया, जुट गया, और उसके साथ साथ हमें हमारी जो है संस्कृति का बहुत जोर शोर से क्या हुआ है? आवागमन हुआ है, और संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार बढ़ा है, आदान प्रदान हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें। आर्थिक महामंदी की शुरुआत। आर्थिक महामंदी किसको कहते हैं? जब धन की कमी हो जाए, धन की कमी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? आर्थिक महामंदी। जब पैसे का वैल्यू क्या हो? गिर जाए, या तो फिर पैसा खत्म होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक महामंदी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1933, 1932, 1929 या 1931। तो अगर आपको पता है तो वीडियो पोस्ट करें और जवाब दें, ताकि आपका एग्जाम का तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1929। नेक्स्ट 1929 में आर्थिक महामंदी के बारे में और दो शब्द देख लेते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी अगर पूछा जाए तो 1929 में। ये कहाँ हुई थी? अमेरिका का जब शेयर बाजार था, शेयर मार्केट, उसका क्या हुआ था? पतन हुआ था। क्या हुआ था? पतन। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिला था और पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था क्या हो गया था? डगमगा गया था।
शेयर बाजार जब गिर गया था अमेरिका का, कब? 1929 में, तो हमें क्या देखने को मिला? आर्थिक महामंदी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष चर्चा हम क्वेश्चन आंसर जब करवाएंगे तब करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव है तो इसमें जितना कम से कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप समझ सकें उसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आप लोगों को पता है आलू का अकाल जो है इंग्लैंड में नहीं, स्पेन नहीं, आयरलैंड, जी जरूर आयरलैंड में हुआ था। यहाँ आलू का अकाल पड़ा था, बहुत जोर शोर से सभी लोग आलू की खेती में लगे हुए थे और क्या हुआ था? आलू का फसल बर्बाद हो गया था, जिसके कारण लोगों को देश छोड़कर भी क्या हुआ? जाना पड़ा। तो देखिए कब हुआ था आलू अकाल? 1840 में। अगर पूछते कि ये कब हुआ था? 1840 के दशक में। और कौन से देश में हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था। और इससे जो है महाजनहानि हुई, लोगों को बड़ा ही कष्ट हुआ, लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बड़े पैमाने पर लोग क्या करने लगे? पलायन करने लगे, आयरलैंड से दूसरी जगह पलायन किए। पलायन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना और वहां पर बसना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो प्रिंटिंग प्रेस है वो हु बाउट कौन खरीदा था, किसके द्वारा लाया गया था? बताइए। इंडिया में, भारत में जो है किसके द्वारा सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा? तो अगर ये प्रिंटिंग प्रेस की बात की जाए तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो देखते हैं पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है कब आया था? 1556 ईस्वी। ये याद रखिएगा हमेशा, ये बार बार अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा। कब लाया गया था? 1556 में। ये कहाँ पे आया था सबसे पहले? गोवा में लाया गया था। सबसे पहले कहाँ लाया गया था? गोवा में। इससे भारत में मुद्रण और शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा मिला। किसका? मुद्रण और साथ ही साथ शिक्षा का प्रसार। शिक्षा क्यों जरूरी है, किस तरह से शिक्षा लेना चाहिए, इसका क्या हुआ? बढ़ावा मिला। लोगों के पास प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से कई तरह का पत्र या तो अखबार के माध्यम से जाने लगा, तरह तरह का पेडियम होता है ना जो बांटते हैं चिट्ठा वगैरह, उसमें लिख के प्रचार प्रसार करने लगा और इसके द्वारा लोगों को बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाने लगा। किसके माध्यम से? प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटे कपास का उत्पादन, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था। हर देश में होता था लगभग, क्योंकि उसमें नए नए उद्योगों का निर्माण हो चुका था और कच्चा माल के लिए मोटे कपास की जरूरत थी। लेकिन बेहतर किस्म कहाँ से आते थे? बेहतर किस्म का कपास, जो मोटा कपास होता था, कहाँ से मिलता था? हमारा भारत से। इसलिए कपास की खेती जोर शोर से होने लगी थी। कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहले इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और। बोलता है मोटे कपास का उत्पादन जो कई देशों में होता था, लेकिन उत्तम व महीन कपास भारत से ही आता था और भारत में बहुत ही अच्छे से क्या होता था? इसका उत्पादन होता था और ये अच्छे गुणवत्ता के साथ मिलता था। भारतीय कपास की गुणवत्ता जो होती थी विश्व भर में क्या थी? प्रसिद्ध थी। कहाँ पे? विश्व भर में प्रसिद्ध थी। ये भारत की जो क्वालिटी था, क्वालिटी किसका? कपास का। ये उत्तम भी होता था, ये साथ ही साथ महीन भी होता था और मोटा भी होता था और इसका जो गुणवत्ता था वो बहुत ही शानदार होता था। नेक्स्ट देखते हैं। किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? लोह धातु, आयरन, किसकी? आयरन की। विच सॉइल कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन? आयरन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, क्या है?
लेटराइट मिट्टी में या जलोढ़ मिट्टी में। तो आप लोगों को पता है कि लौह धातु जो है सबसे ज्यादा लाल मिट्टी में रहेगा, नहीं काली मिट्टी नहीं, कहाँ रहेगा, लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी में क्या रहता है, लोहे की अधिकता रहती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। तो लेटराइट मिट्टी में लौह धातु यानी कि आयरन, इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बनती है, कहाँ पे, जहाँ पे वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। और यह लाल भूरे रंग का होता है। मिट्टी कैसा होता है, लाल भूरे रंग का। लाल भूरे से याद रखिएगा कि जब लोहे में जंग लगता है तो कैसा हो जाता है, भूरा रंग का। तो उस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि जो किस लौह धातु है ये अधिकतर किस मिट्टी में होती है, लेटराइट मिट्टी में। धरातल का धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। अगर पूछा जाए कि हमारा जो पृथ्वी है इसमें कितना भाग जल से ढका है, 1/4 नहीं, 2/4 नहीं, 3/4 भाग। कितना भाग ढका हुआ है, 3/4 भाग। तो इसमें देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। यही कारण है कि पृथ्वी जो है वो किसके नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से। किसके नाम से, नीला ग्रह, क्योंकि ये 3/4 भाग क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है, समुद्र से ढका हुआ है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, विच क्रॉप इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, रबर को, जूट को, कपास को या कहवा को, बताइए। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, जूट को। किसको कहा जाता है, जूट को। देखते हैं जूट के बारे में। जो जूट है, जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट को किससे जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के नाम से, क्योंकि इसकी जो रेशेदार होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो सुनहरे रंग का होता है। कैसा होता है, सुनहरे रंग का, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसके कारण जो है व्यापार में इसकी बहुत मांग है, इसकी मांग बहुत है। किसकी, जूट की। यह मुख्य रूप से बैग क्या बनाया जाता है, बैग, रस्सी और गद्दे बनाए जाते हैं। बैग, रस्सी और गद्दे इसी में इस्तेमाल करते हैं, किसका, जूट का। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोगों की तैयारी मिलजुल कर बहुत ही अच्छे ढंग से सफल हो सके। बोलता है, इनमें या इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। द वाइंड पावर सुपर पावर, वाइंड पावर सुपर पावर किस देश को मिला है, रूस को, चीन को या अमेरिका को या भारत को। तो जो पवन महाशक्ति है यानी कि वाइंड पावर सुपर पावर, ये किसको मिला है, चीन को। किसका, चीन को। चीन के बारे में जानते हैं कि ये जो है चीन द्वारा जो है, चीन दुनिया में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। क्या, पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा अगर कोई देश करता है तो वो कौन करता है, चीन करता है। यह पवन ऊर्जा में वैश्विक नेता और विंड पावर यानी कि सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। ये विश्व भर में जाना जाता है, किसके नाम से, विंड पावर या सुपर पावर के नाम से। कौन, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर जूट उत्पादन में बोला जाए भारत में किस राज्य का, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जूट होता है क्या, नहीं। महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, इसमें सबसे आगे कौन है, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। देखिए पश्चिम बंगाल जो है भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल जो है भारत का प्रमुख
जूट उत्पादक राज्य है। यहाँ की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां जूट की खेती के लिए अनुकूल है। जूट की खेती के लिए अनुकूल कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यहाँ का जलवायु उसी के अनुकूल है और भौगोलिक क्षेत्र भी उसी तरह का, बनावट इसका उसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हम लोग को सबको पता है सबसे लंबा कौन है? राजमार्ग 7, नेशनल हाईवे NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर भारत, कहाँ पे? उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक क्या हुआ है? फैला हुआ है, जो कई राज्यों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? श्रीलंका में सबसे ज्यादा संख्या किनकी है? मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है किसका है? तमिल का, सिंहली का, बौद्ध का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन है? बोलक सिंहली लोग। कौन है? सिंहली लोग। देखते हैं श्रीलंका की बहुसंख्यक जनसंख्या जो है वो किसकी है? सिंहली का। ये मुख्य रूप से किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को। किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोखरन भारत के किस राज्य में है? पोखरन भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या झारखंड। तो अगर पोखरन की बात की जाए तो पोखरन कहाँ है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलता है पोखरन भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह भारत के प्रमुख परमाणु परीक्षण स्थल है। ये क्या है? न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। ये क्या है? न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची होता है, का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? अगर ये पूछा कि किस अनुसूची में किया गया है, क्या क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट आर मेंशन इन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, 7वीं अनुसूची में इसका क्या है? जिक्र किया गया है। बोलता है संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण है। यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। ये केंद्र को क्या, कौन से जो मुद्दा है, कौन सा विषय है जिस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है, और कौन कौन सा समवर्ती सूची में आता है जिस पर दोनों जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज माना जाता है क्या? एक मातृ सत्यात्मक, पितृ सत्यात्मक, भ्रातृ मतलब भाई का, माता का है, पिता का है, या भ्राता का। तो अभी भी हम लोग जानते हैं कि ये जो भारत है पितृ प्रधान देश है। यहाँ किसको मानता है? पिता का ही जो है, पिता के नाम से ही जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। भारतीय समाज में परिवार और वंश का नेतृत्व कौन करता है? पुरुष करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पितृ सत्यात्मक या पितृ समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, क्या हमारी बातों को समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ आप लोगों को परेशानी हो रही है, आप बताएं। अगले बार से हम उसे अच्छे से सुधार कर डालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट में एक बार यस जरूर लिखें। बोलता है भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कल्याणकारी राज्य है। तो ये लोकतांत्रिक भी है भारत, धर्मनिरपेक्ष भी है और कल्याणकारी भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी है। संविधान में इन तीनों विशेषताओं को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाम सेफ किसका आंदोलन था? बताइए।
जो बामसेफ आंदोलन था, ये किसका आंदोलन था? किसानों का, कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का या उपरोक्त सभी? तो बामसेफ जो आंदोलन था ना, ये कर्मचारियों का था। किसका था? कर्मचारियों का। नेक्स्ट देखते हैं कि जो बामसेफ है, इसका फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पिछले जाति या पिछले, एंड माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। कम्युनिटीज, जो कमिटी के लोग होते हैं। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी। फेडरेशन, संघ। बोलता है कि कर्मचारियों का संगठन था जिसका उद्देश्य दलित और पिछले कर्मचारियों को अधिकारों की रक्षा करना था। क्या करना था? जो पिछले हैं, दलित हैं, उनके अधिकारों की क्या करना है? रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या न्यायपालिका। हम बताए थे कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत होते हैं? चुनाव आयोग के। इसको सबसे क्या रखा गया है? अलग रखा गया है। इसको न्यायपालिका के समान ही अलग रखा गया है, अलग शक्ति प्राप्त है। ये किस तरह से चुनाव करवाना है, चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, वोटर के लिस्ट किसका जारी होगा, किस तरह के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगा, ये सब कौन देखता है? चुनाव आयोग देखता है। तो बोलता है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता और दर्ज चुनाव आयोग देता है। कौन देता है दर्जा? इसको कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। यह उनकी वैधानिक स्थिति और चुनावी अधिकारों को सुनिश्चित करता है। किस पार्टी को क्या अधिकार है, आप किस तरह से अपना प्रचार प्रसार करते हैं, सारा देखरेख करने का काम कौन करेगा? चुनाव आयोग। यह है। तो इस तरह से देखते हैं कि सभी सब्जेक्ट को हम लोग कवर किए हुए हैं सोशल साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय शासन व्यवस्था हम जानते हैं कि भारत में क्या है? भारत तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें एक दल नहीं अनेक दल शामिल होते हैं और अपने अपने तरीके से क्या करते हैं? चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन चीन। ब्रिटेन नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा। तो एक दलीय, अगर पूछा जाए एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ है, तो चीन में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ताधारी है और एकमात्र प्रमुख राजनीतिक दल है। इसके लिए इसे एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। पूछेगा कौन सी पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी यही सत्ताधारी होती है और एकमात्र प्रमुख राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? जो भारत में लोकतंत्र है इसकी सफलता में बाधा पूछ रहा है कि क्या बाधा है? गरीबी सबसे पहले है। गरीबी तो है ही, जिसके कारण हम क्या करते हैं? लोकतंत्र का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। सही से हम लोग, लोकतंत्र कहता है जन कानून के नज़र में सभी समान है, सभी को समान अधिकार है, लेकिन ये ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मतदान का दुरुपयोग। मतदान का दुरुपयोग, तो मतदान का दुरुपयोग भी होता है। हम लोग जानते हैं कई बार घूस ले लिया जाता है या फिर धांधली कर लिया जाता है। इस तरह से कभी कभी डरा धमका कर भी क्या करता है? वोट को कैप्चर कर लेता है। तो ये मतदान का दुरुपयोग भी होता है। अशिक्षा, अशिक्षा का भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लोकतंत्र क्या सफल नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। गरीबी, अशिक्षा और मतदान का दुरुपयोग से नागरिकों की सक्रिय भागीदारी प्रभावित होती है। लोग सक्रिय सही से भाग नहीं ले पाते। यही कारण है कि सभी भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा मिलती है, बाधा बना हुआ है। यही सब कारण है कि लोकतंत्र अच्छे से सफल रूप से नहीं हो चल पाता है। लेकिन लोकतांत्रिक देश है
और छोटी छोटी गलतियों से हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। भारत का किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? प्रति व्यक्ति आय आपको पता है, हर एक आदमी का जो आय होता है, इनकम होता है, वो सालाना इनकम कम है। किसका? उड़ीसा का, बिहार का, मध्य प्रदेश का या केरल का। ये सभी ठीक है, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? गड़बड़ है। यहाँ जनसंख्या ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे लोग बेरोजगारी ज़्यादा है और लोग काम बहुत कम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कम किसका है? बिहार का। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया तो बिहार हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए बोलता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार राज्य में मानी जाती है। इसका कारण है औद्योगिकी विकास। क्या कारण है? औद्योगिकी विकास की कमी। औद्योगिक विकास अगर होगी, कारखाने लगेंगे, लोग काम करेंगे, लोग पलायन कम करेंगे। पलायन होने के कारण भी क्या होता है? लोगों की प्रति व्यक्ति आय घट जाता है। लोग 1 से 2 आदमी कमाने वाले होते हैं और खाने वाले 4 होते हैं, तो वो 2 आदमी का जो आय है वो 4 आदमी में बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जनसंख्या यहाँ क्या है? अधिक है। बिहार में जनसंख्या अधिक है, कारखाने कम है, उद्योग कम है, इसके लिए यहाँ का प्रति व्यक्ति आय कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? रोजगार गारंटी अधिनियम अगर पूछा जाए तो 2005 में लागू हुआ। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। 4, 3, 6 गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, ये रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA, नरेगा, आपके घर के अगल बगल हर जगह काम होते हुए देखते हैं आप लोग। नरेगा ये क्या है? रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन, कितना दिन? 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना है। कितने दिन? 100 दिन। अगर आप काम कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो आपको नरेगा के तहत काम दिया जाएगा। कितने दिनों का? 100 दिनों का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये शुरुआत कब हुई थी? 2000 में। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? बताइए। करेंसी जो है, हु इशूज करेंसी इन इंडिया? करेंसी कौन जारी करता है? वाणिज्य बैंकों द्वारा? नहीं। वाणिज्य बैंक पैसा बनाता है क्या? जारी करेगा क्या? नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंक? नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? इसके पास तो पैसा बाहर से आता है, तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक को ही क्या कहते हैं? RBI कहते हैं। बोलता है भारत में नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक RBI को के पास है। यह देश की मौद्रिक प्रणाली, कौन सी प्रणाली? मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रण करता है। कब कितना पैसे की आवश्यकता है, कितने पैसे छपना चाहिए, कितना हमारे पास स्टॉक में कुछ भी संसाधन है, जिसके अनुसार ये क्या करता है? नोट छापने का काम करता है। क्या ज्यादा नोट छाप सकता है? नहीं। कम छाप सकता है? नहीं। जितना इसके पास सोना या चांदी हो या संसाधन हो, उसी के आधार पर ये क्या करता है? नोट को छापता है। बोलता है कागज से बनी मुद्रा। मुद्रा किससे? कागज से बनी है। क्या कहलाता है? करेंसी मेड ऑफ पेपर इज कॉल्ड पत्र मुद्रा, मुद्रा, धातु मुद्रा या शाख मुद्रा। तो शाख मुद्रा तो क्रेडिट होता है, ये लोन वगैरह का बात कर रहा है। धातु मुद्रा जो किसी धातु से बनेगा। मुद्रा सिर्फ मुद्रा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मुद्रा बहुत तरह से होता है। सिक्का को भी मुद्रा ही बोलते हैं। 10 की कॉइन हो गई, 5 की कॉइन हो गई, ये क्या है? मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? पत्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर पत्र मुद्रा ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कागज से बनी मुद्रा को पत्र मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्र मुद्रा। यह दैनिक लेन देन में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये दैनिक लेन देन, हर रोज हम लोग क्या किसका उपयोग करते हैं?
पत्र मुद्रा का। अब तो धीरे धीरे यूपीआई आ गया है और हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। धीरे धीरे हम लोग साख की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। सूचना का राइट टू इन्फॉर्म एक्ट, राइट टू इन्फॉर्म एक्ट, सूचना देना है, ये कब स्टार्ट हुआ, तो 2005 में। ये कब स्टार्ट हुआ, 2005 ईस्वी में, 6 और कब, अक्टूबर में। ध्यान रखिएगा अक्टूबर 2005 रहेगा तो टिक मारिएगा। तो बोलता है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्म एक्ट, अक्टूबर 2005 में पारित किया गया। इससे नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता का अधिकार मिला। क्या मिला, पारदर्शिता का अधिकार। किस तरह से सरकारी काम आ रहा है, कितने का बजट पास हुआ, किस तरह से सरकार पैसा सरकार दी और उस पैसे का कहाँ कहाँ उपयोग हुआ, ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, आरटीआई के तहत। सूचना का अधिकार अधिनियम, आपको सूचना निकाला जाएगा कि इतना पैसा दिया जा रहा है, अब धांधली कम हो। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आप एक बार जरूर कीजिएगा यस अगर समझ में आया हो तो। और इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको आता है तो वीडियो पुश करके आंसर बताते जाइएगा और रिवीजन आपका होता जाएगा। इसमें हर एक सब्जेक्ट को लिया गया है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वह क्या सोशल साइंस में और क्या आता है, हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, सभी विषय को कवर किया गया है। और एग्जाम में आपका इसी तरह का 3 क्वेश्चन होगा जो आपको आधे घंटे में कंप्लीट कर देना है। उसके बाद शेष समय जो है 2.5 घंटे का वो लगाना है आपको, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़े। और दोनों के बीच अगर कोई कंफ्यूजन हो उसको बोलिए कि आप क्वेश्चन पूछो, 2 क्वेश्चन हम पूछते हैं, जिससे हम लोग का रिवीजन क्या हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। तो